वेलकम टू लेक्चर 4 और पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम्स होंगी। पिछले में हमने बेसिकली सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे थे। इस वाले पार्ट में हम लोग वेलोसिटी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो है वो है ट्रॉली प्रॉब्लम का। ट्रॉली प्रॉब्लम मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया होगा कुछ इस तरह m1 मास का, इस पे कोई पर्सन होगा m2 मास का, और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आपको दी होगी इनिशियल, फिर फाइनल वेलोसिटी दी होगी, और मैन की जंप की स्पीड दी होगी। तो अलग अलग चीज़ें इसे कैलकुलेट कराएंगे आपसे। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जिस सरफेस पे रखा होगा वो फ्रिक्शनलेस होगा और एफ एक्सटर्नल इस पे ज़ीरो हो जाएगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होता है तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये वी आई दिया है प्लेटफॉर्म का इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी इसकी वी एफ मान लीजिए। मैन के जंप की स्पीड u है। अब u के तीन केसेस बनेंगे कि u किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो चलिए वही अलग अलग देखते हैं। मैन जम्प्स विथ अ स्पीड u, अभी हमने बताया नहीं u क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आपका वी आई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो है दैट इज वी आई, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर द जंप जो है, जंप के बाद फाइनल वेलोसिटी मतलब वो वी एफ है। ठीक है, अब तीन केसेस बनते हैं। केस कि u आपका पहले विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हो, तब तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 वी आई। ठीक है, इधर हम लोग x डायरेक्शन ले रहे हैं, प्लस x डायरेक्शन इधर लेंगे। ठीक है, तो इधर जो भी आएगा वो माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ m1 प्लस m2 वी आई लिख दे रहे हैं और फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। देखिए m2 का u है आगे की तरफ और m1 का vf है आगे की तरफ, तो m2u प्लस m1 vf, ये फेयरली सिंपल है। केस 2 है कि u आपको दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, मतलब आप जंप के बाद जो ट्रॉली की स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में u है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो क्या होगी, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u है और ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में vf है, तो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, u प्लस vf। ठीक है, v मैन ग्राउंड इज इक्वल टू v मैन ट्रॉली प्लस v ट्रॉली ग्राउंड। ठीक है, मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी इज इक्वल टू मैन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो u प्लस vf आ जाएगा। अब इसके लिए मोमेंटम इक्वेशन लिख लीजिए, m1 प्लस m2 vi इज इक्वल टू m2 vf। m2 ये मैन की वेलोसिटी हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस m1 की तो वेलोसिटी v फाइनल थी ही। ठीक है, ये आपकी सेकंड केस है। आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे सब अर्थ के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब केस थर्ड बनता है कि u आपका दिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब जंप करने से पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी vi उसके रिस्पेक्ट में u दिया है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, u प्लस vi, सेम फंडा, u मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस v ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा दिस इज u एंड दिस इज vi। ठीक है, तो वही u प्लस vi मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों केसेस में अगर प्रॉब्लम्स में स्पेसिफाइड नहीं है, अगर सिंपली ऐसे वर्डिंग्स है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, मतलब कि केस 2 वाला केस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है तो सेकंड वाला केस मानेंगे। तो इफ नॉट स्पेसिफाइड इन प्रॉब्लम एज्यूम आफ्टर जंप। ठीक है, दैट इज केस 2। बस ये तीनों मोमेंटम की इक्वेशन अगर आपको लिखना आ गई तो इस पे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। बहुत आसान है ये लेक्चर, बस आपको एक लाइन में मोमेंटम कंजर्व करना है, दैट्स इट।
लिखा है एट व्हाट स्पीड मैन शुड जंप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो अगर कुछ नहीं दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर आफ्टर, तो आप क्या मानेंगे, वी एज्यूम आफ्टर जंप, ठीक है। सो दैट ट्रॉली स्टॉप्स, अच्छा ये देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली दिया ही हुआ है कि 0 हो जाए, तो वी इनिशियल हम लोग फिर से कन्वेंशन मानते हैं इधर प्लस एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, तो वी इनिशियल जो है ट्रॉली का होता है दैट इज -15 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल आपका 0 दिया हुआ है, u दिया है आपका विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दैट इज एट व्हाट स्पीड मैन शुड जंप विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो u ही हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा u प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनल कितना है 0, तो ये तो 0 u ही हो जाएगा। अब आपको मोमेंटम की कंजर्व कर देनी है, तो इनिशियल कितना है 40 + 60 टाइम्स -15 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम देखिए 40 इंटू -u प्लस 60 इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल लेंगे 100 इंटू 15/40, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। बस आपको कन्वेंशन ले लेना और इसी के हिसाब से जो भी जिस डायरेक्शन में है प्लस माइनस लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली सिंपली लिखा है, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, अब चूंकि आफ्टर जंप 0 है, यही क्वेश्चन का कंडीशन है, ट्रॉली स्टॉप हो जाए तो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू ही रहेगी, ठीक है। अगला केस देखते हैं, कह रहा है कि पहले ए जंप इस प्लेटफॉर्म पे फिर से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें समझ लीजिए कि गिवन है हर बार, तो मैंने बार बार लिखी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो एफ एक्सटर्नल आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, पिछले बार भी यही सारी चीज़ें लिख लीजिए आप, एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में 0, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी लगा दीजिए, सबसे पहले बिफोर जंप प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, उस पे दो पर्सन हैं वी ए और वी बी, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जम्प्स फर्स्ट विथ वी ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर सिंपली लिखा है तो मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, एंड बी जम्प्स देयर आफ्टर विथ यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब यू बी जो है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ये स्पेसिफाई कर दिया इसलिए इसको आपको ये लेना पड़ेगा, ए में कुछ नहीं दिया है तो ए का आप आफ्टर जंप रिलेटिव मानेंगे। तो अब सारी चीज़ें लिख लेते हैं, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम लिख लीजिए, वो तो सबका सिंपली मास ऐड करके टाइम्स वी आई हो जाएगा, ठीक है, ये तो फेयरली सिंपल है। आफ्टर जंप के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है वी फाइनल, ए क्या होगी, ए मैंने बोला है कि वी ए है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तो इसमें वी फाइनल जोड़ दीजिए। बी दिया है कि जम्प्स देयर आफ्टर विथ यू बी, दिस इज यू ए नॉट वी ए, ठीक है। यू बी से जंप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का बीम है यू बी प्लस वी आई, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, ए का कुछ नहीं दिया है तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप मानेंगे, ठीक।
तो हमने क्या फंडा लगाया, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वी ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वी ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिस इज आपका u दिया है और ये आपका v फाइनल, ठीक है। सेम चीज वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको दिया है प्लस वी ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये हो जाएगा यू बी प्लस वी आई, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई किया है u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ठीक। अगर आप ये चीज़ें लिख लिए हैं तो P फाइनल लिखना आना चाहिए आपको। P फाइनल का कन्वेंशन देख लीजिए, ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है, दिस इज माय प्लस x। m टाइम्स V फाइनल हो जाएगा प्लस mb, mb इज हाउ मच। अच्छा देखिए इसमें कन्वेंशन है, हमने कन्वेंशन लेना भूल गए हम लोग। b की जो वेलोसिटी ub है वो पीछे की तरफ है, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एम बी माइनस यू बी प्लस वी आई प्लस एम ए का जंप किधर है, आगे की तरफ ही है यू ए, तो यू ए प्लस वी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर दीजिए, तो हो जाएगा एम प्लस एम ए प्लस एम बी टाइम्स वी आई इज इक्वल टू एम वी एफ प्लस एम बी माइनस यू बी प्लस वी आई प्लस एम ए टाइम्स यू ए प्लस वी एफ। ये इक्वेशन बनती है और इससे यू कैन सॉल्व, ठीक है। जो भी आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ें देगा, तीसरी चीज़ निकालने के लिए कहेगा। तो क्या ध्यान देना है आपको कि ये जो जंप की स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में है। अगर कुछ नहीं दिया तो आफ्टर जंप मानेंगे प्लेटफॉर्म की स्पीड, और दिया है क्वेश्चन में जैसे इसके बी वाले केस में दिया है कि प्लेटफॉर्म की बिफोर जंप वाली स्पीड लेनी है, तो आप वही लेंगे। कहाँ ध्यान रखना है, कन्वेंशन का। यू बी अगर पीछे दिखा रहा है फिगर में तो माइनस लेंगे, आगे दिखा रहा है यू है तो प्लस लेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो भी आप चीज़ें एज्यूम करें उसको आगे की डायरेक्शन में प्लस एक्स मान लें, नेगेटिव आता है तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बुलेट गन प्रॉब्लम। बुलेट गन प्रॉब्लम भी फेयरली सिंपल है और सिमिलर ही है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी वी आई ले लीजिए सिस्टम की, ठीक है, बुलेट प्लस गन की। नोजल वेलोसिटी जो है, क्वेश्चन में एक टर्म आएगा नोजल वेलोसिटी, जिसको डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। जैसे पिछले क्वेश्चन नहीं दिया रहता था तो आफ्टर प्लेटफॉर्म की आफ्टर जंप के बाद वाली स्पीड लेते थे, ऐसे ही इसमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये देखिए वी आई ऐसे है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई है सिस्टम की आगे की तरफ, फिर फाइनली बुलेट इससे निकल जाती है स्मॉल एम मास की, इसका मास कैपिटल एम ले लीजिए, ठीक। और इसमें एम मास का बुलेट निकलता है वी नॉट स्पेक से विद रिस्पेक्ट टू गन, या इसको आप नोजल वेलोसिटी बोल लीजिए, नोजल वेलोसिटी, ठीक है। सिर्फ ये देगा, विद रिस्पेक्ट टू गन वन नहीं लिखा रहेगा, तो ये आप हटा दीजिए। इनफैक्ट वी नॉट इज नोजल वेलोसिटी, यहाँ से आपको खुद ही समझना होगा कि वी नॉट किसके रिस्पेक्ट में है। तो वी नॉट किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कौन सा होगा, आफ्टर फायरिंग वाला होगा, तो ये होगा वी नॉट दिस, ये आपका नोजल वेलोसिटी हो जाएगा। ध्यान रखना ये टर्म नोजल वेलोसिटी
आफ्टर फायरिंग है, इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट प्लस, अब अगर वी एफ पीछे मान रहे हैं तो माइनस वी एफ ले लीजिए, ठीक है। और इस पे भी एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है एक्स डायरेक्शन में, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो m प्लस एम टाइम्स वी आई शुड बी इक्वल टू m टाइम्स माइनस वी एफ। वी एफ हम पीछे इसलिए मानते हैं क्योंकि गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, ठीक है, फायरिंग के बाद, प्लस m टाइम्स वी नॉट माइनस वी एफ, ठीक। यहाँ से आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे वी नॉट पूछ रहा है तो वी नॉट निकाल लीजिए, वी एफ पूछेगा तो वी एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो भी बहुत आसान है। क्या होगा, इस टाइप का सिस्टम दिया होगा, M2 एक बड़ा सा वेज टाइप का सिस्टम है इंक्लाइंड, जिसपे ऊपर एक M1 है, स्लाइड करके नीचे आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो थी, रेस्ट से स्लाइड करता है, ये रिलीज होता है, ठीक है, u इज इक्वल टू ज़ीरो से। फिर ये स्लाइड करके नीचे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जब आता है तो इसकी वेलोसिटी v1 दी होगी, और उस समय सिस्टम की M2 की वेलोसिटी पीछे की तरफ v2 दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसी पे रिलेशन बनाना होता है। तो अगेन सबसे पहले एफ एक्सटर्नल आप देखेंगे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। पी आई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी ज़ीरो है, तो एम वन इंटू ज़ीरो प्लस एम टू इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। पी फाइनल देखने के लिए देखिए वी वन वी टू आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है और हम लोग यही प्लस एक्स मानेंगे। तो पी एफ क्या हो जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू टाइम्स माइनस वी टू, ठीक। वी टू हमने पीछे माना हुआ है, आप आगे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको इक्वेशंस प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए। तो ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनेगी, इस सिस्टम की एक एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, वो वाला जो करते थे हम। पर इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई। ये सारे टर्म ज़ीरो हैं, देयरफॉर ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल, ठीक है। ई इनिशियल क्या होगा, M2 का पूरा सेंटर ऑफ मास ज़ीरो पे ही मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम M2 सेंटर ऑफ मास एट बेस, ठीक है, बेस पे ही मानेंगे इसलिए उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी M2 की नहीं होगी, ठीक है। तो M1GH होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी M1 का, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, ज़ीरो, प्लस M2 का तो साथ दोनों ही टर्म ज़ीरो है, ये हो गया इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल। फाइनल में M1 की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी प्लस हाफ M1V1 स्क्वायर, ये हो गया M1 का, प्लस M2 का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन रहेगी। तो V1 V2 में हमें दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिखाना था कि एनर्जी कैसे सिस्टम की कंजर्व करेंगे, ठीक है, पूरे सिस्टम की एनर्जी आप कंजर्व करेंगे। सिस्टम क्या है आपका,
m1 प्लस m2। तो एक बार आपने सिस्टम डिफाइन कर दिया तो चीज़ें आप देख सकते हैं कि सिस्टम पे x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लगाएंगे तो देखेंगे कि एनर्जी आपकी इनिशियल और फाइनल बराबर आएगी। क्या क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मासेस की लिख लीजिए अलग से, ठीक है। बड़े वाले मास की आप एज्यूम कर लेंगे कि बेस पे ही है, यही रेफरेंस है आपका, यहीं पर सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ना इनिशियली ना फाइनली, ठीक। इसी टाइप की ये भी प्रॉब्लम है कुछ। इसमें अलग क्या है, बस इसमें प्रॉब्लम अलग क्या है कि बस इस बार इंक्लाइंड पे ऐसे स्लाइड कर रहा है और स्लाइड करते आते समय इसकी वेलोसिटी v1 कुछ है अलॉन्ग द इंक्लाइन। कोई बात नहीं, ये एंगल थीटा आपको दे रखा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ यूं फिगर बनेगा। सबसे पहले तो आप इधर ही प्लस एक्स ले लीजिए, ठीक। ये पहला काम आपको करना है, प्लस एक्स डिफाइन कर देना है। अच्छा, ये मेरी वेलोसिटी v1 कुछ इस तरह से है, और ये मेरा प्लस एक्स डायरेक्शन है। दिस इज माई v1, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा v1 cos थीटा, ठीक। बस अब इसी का सिस्टम हमको फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो दिया हुआ है तो सिस्टम आप डिफाइन कर लीजिए। क्या लेंगे सिस्टम, फिर से m1 प्लस m2, दिस इज माई m2। फिर से आपको v1 फाइनल वेलोसिटी इसकी दिया है, v2 इसकी दिया है, बोथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं देता है तो आप जैसे मैंने पहले सिखाया है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो f एक्सटर्नल x डायरेक्शन में 0 है, देयरफॉर पी आई एक्स डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू पी एफ एक्स डायरेक्शन में, ठीक। मोमेंटम कंजर्व होगा एक्स डायरेक्शन में क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। पीछे की प्रॉब्लम्स में हमारा एक्स डायरेक्शन में ही सारी चीज़ें थी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आप देखेंगे कि v1 एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें एक्स वाला कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। तो पी आई कैसे लिखेंगे आप, पी आई लिखेंगे आप m1 का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 का भी 0 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। p फाइनल लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं, m1 का x कंपोनेंट कितना है v1 cos थीटा, m1 टाइम्स v1 cos थीटा हो जाएगा, प्लस m2 का कितना होगा माइनस v2 हो जाएगा, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ आप करेंगे तो इससे मिलेगा आपको m1 v1 cos थीटा माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसमें ध्यान क्या रखना है, v1 ना लिख के v1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है, ठीक। ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन। दूसरी आएगी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे आएगी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो पिछले प्रॉब्लम में हमने की। तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल लिख लीजिए। m1 की इनिशियल अगर ये हाइट h मान लीजिए तो m1 gh प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 m1 की, m2 की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, और आप इसका मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ दे देता है इसका सेंटर ऑफ मास की हाइट तो आप वो एज्यूम कर लीजिए। चलिए इस केस में मान लेते हैं कि h/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। लेट्स एज्यूम सेंटर ऑफ मास की हाइट h प्राइम मान लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया m1 के लिए, प्लस m2 के लिए लिखूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी m2G H ठीक है। H क्वेश्चन में दिया होगा, H क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। m2G H प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी ब्लॉक की हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, m2 पे आ जाते हैं। m2 का फिर से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फिर से वही होगा m2G H प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m2v2 स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं वाला टर्म तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगेन v1 v2 में दो रिलेशंस आ गए आपके, टू इक्वेशंस, और यहाँ से आप क्वेश्चन में जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। कहाँ ध्यान देना है इस प्रॉब्लम में, v1 ना लेके v1 cos थीटा लेना है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि x डायरेक्शन में कंजर्व होगी। और दूसरा एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, ये तो आप लिख ही सकते हैं। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखिए, m1 m2 की सेपरेटली, ठीक। अब ध्यान रखिए सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लीजिए। अब आता है बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रॉब्लम। देखिए बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है कि सपोज करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल की तरह किसी बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है u वेलोसिटी से, किसी एंगल थीटा पे ये ऊपर जाता है, किसी हाइट पे जाके एक्सप्लोड हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है इस पे उस समय, एक फोर्स होता है एक्सटर्नल दैट इज mg। और चूंकि बॉम्ब फटने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में उसके इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से एक्सप्लोड होता है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप mg उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेज जो उसके केमिकल फोर्सेज की वजह से वो फटता है, तो mg बहुत कम होता है उनकी वजह से, तो हम मान लेते हैं कि mg नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। In case of bomb explosion, internal forces are very large as compared to gravitational forces। ये तो पहली बात। तो क्या करते हैं हम, mg इन एनी केस नीचे लग रहा होता है, x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो x डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वी नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर क्यों बोल रहे हैं, थ्रू आउट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ही वो इंटरनल फोर्सेज आते हैं आपके एक्सप्लोजन के, जस्ट पहले और जस्ट बाद में इसी रेंज में वो इंटरनल फोर्सेज रहते हैं जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है, और उनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब नेग्लेक्ट करना है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, थ्रू आउट नहीं, थ्रू आउट द मोशन नहीं, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद इस इंटरवल में ग्रेविटेशनल फोर्स आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर बॉम्ब एक्सप्लोजन वी नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन, और क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो वी एज्यूम मोमेंटम इन कंजर्व इन वाई डायरेक्शन एज नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। इसके लिए वाई डायरेक्शन वाले के लिए आप लिखेंगे जस्ट बिफोर एंड आफ्टर बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्स में तो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम, लेकिन वाई में कब कंजर्व रहेगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, क्योंकि उसी दौरान ही आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पे देखें आप, क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम का mg ही लग रहा होता है पैराबोलिक मोशन में, यहाँ से आप फेंके यहाँ तो यहाँ पैराबोला होता है, और इस पे सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है इसका सेंटर ऑफ मास। एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली mg, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन। बस ये एक सिंपल सी थियरी है। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बॉम्ब एक्सप्लोजन mg को नेग्लेक्ट करेंगे तो उस पार्ट के लिए y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए, और x डायरेक्शन में तो थ्रू आउट कंजर्व रहेगा मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, चाहे तो इसको आप अलग से लिख लीजिए, मोमेंटम
conservation in x direction throughout the path, momentum conservation in y direction just before till just after explosion। ठीक है, अब इस पे का प्रॉब्लम देख लेते हैं। और हमने आपको बताया कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होता है, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ओनली mg का ही फोर्स उस पर लगता है पूरे पाथ पे। इसी के बेसिस पे प्रॉब्लम है आपकी। अ बॉम्ब स्प्लिट्स इन 2 पार्ट्स एज शोन। पार्ट 1 यहाँ पर जाके देखो u वेलोसिटी से फेंका गया है किसी थीटा एंगल पे, ऊपर जाके 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, m1 और m2। m1 वापस वहीं पे आके गिर जाता है जहाँ से स्टार्ट किया रहता है, m2 कहीं आगे जाके गिरता है। तो पूछ रहा है m2 कितने दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर करेगा तो सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लीजिए कहाँ जाके गिरेगा, रेंज पे जाके गिरेगा। तो मैंने r से दिखा लिया है। r की वैल्यू क्या होगी, इफ दिस इज योर थीटा और इनिशियल वेलोसिटी u है तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक, अब इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। f एक्सटर्नल x की डायरेक्शन में 0 है एंड इनिशियल, ठीक है, x डायरेक्शन में मोमेंटम की x cm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लिया है तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही ओरिजिन है। x cm के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए m2 को मान लीजिए x की दूरी पे है, तो m2 टाइम्स x प्लस m1 पीछे की तरफ है माइनस r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको m1 प्लस m2 लिखिए, यही तो है x cm की वैल्यू, cm लिखते थे हम लोग। दिस इज योर एक्स cm राइट, आपने इसी को ओरिजिन मान लिया, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास ही जब ओरिजिन हो जाएगा तो उसके एक्स cm तो 0 होगा राइट। तो हम लोग एक्स cm निकाल लेते हैं, m2 टाइम्स x और प्लस m1 टाइम्स माइनस r। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं m1r अपॉन m2। तो रेंज ऑफ m2 अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हो जाएगी r प्लस एक्स, r प्लस m1r बाई m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ऑन m2 टाइम्स r। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल तरीका है कि जहाँ सेंटर ऑफ मास आता है उसी को ओरिजिन मान लीजिए। और आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, पहले ही हमने निकाल दिया है, रेंज की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्टाइल और बॉम्ब एक्सप्लोजन का मिक्सचर वाला ये प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इससे। ठीक, क्यों 0 है, क्योंकि हमने इसी को ओरिजिन मान लिया है। इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। हालांकि आप यहाँ ओरिजिन निकाल के भी कर सकते हैं, तब एक्स cm की वैल्यू r हो जाएगी। जैसे मन करे आपका कर सकते हैं, मुझे ऐसे इजी लगा तो मैंने आपको इससे समझाया। ठीक है, अब आता है कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। क्या है कि एक सिस्टम दिया है, स्प्रिंग मास सिस्टम। m1 को इनिशियल वेलोसिटी v0 दी गई और छोड़ दिया गया सिस्टम को। स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, m2 को कोई वेलोसिटी नहीं दी गई। तो सबसे पहले आपको v सेंटर ऑफ मास लिखने आना चाहिए। क्या होगा वो, m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आप बहुत एक लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको कि v1 और v2, m1 और m2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए। ठीक है, यू सिट एट सेंटर ऑफ मास।
फ्रेम, और इनकी V1 और V2 लिख लीजिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे V1C एंड V2C। तो V1C एंड V2C इनकी वेलोसिटी हो गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो V1C कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने VCM लिख दी है ऐसे, और इसकी आगे की तरफ V0 थी, तो V0 माइनस VCM हो जाएगा इसका, ठीक। ऑलराइट, इसका डायरेक्शन होगा आगे V0 माइनस VCM और इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये हमारी प्लस x डायरेक्शन है, प्लस x की तरफ। V2C क्या होगा? V2C होगा सिंपली माइनस VCM, नॉट V0 इज इक्वल टू VCM होगा माइनस VCM, क्योंकि ये पीछे की तरफ होगा। तो M1 V0 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस x डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने और माइनस x डायरेक्शन बोल दिया। तो V1C आपका M1 का वेलोसिटी हो गया आगे की तरफ, और V2C हो गया पीछे की तरफ। V2C की ये वैल्यू है, ओके, और V1C की ये वैल्यू है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो ये हो जाएगा M1 V1C स्क्वायर प्लस M2 V2C स्क्वायर। जिस फ्रेम में आप लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ले लीजिए। तो एज सिंपल एज दैट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होगा? M1 टाइम्स इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस M2 टाइम्स इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट तो ये आएगा 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 V0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा। अब यहाँ पर इस जो क्वांटिटी है इसी को म्यू बोलते हैं। इसको अगर हम म्यू बोल दें और ये V0 रखा रहने दें, तो म्यू को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। एंड उसका फॉर्मूला बनता है M1 M2 बाई M1 प्लस M2, और V0 होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम में इसको हमने V0 दिया था, इसको कुछ नहीं दिया था, पर हो सकता है प्रॉब्लम में आपको दोनों की वेलोसिटी दे। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो सिंपली आप लिखेंगे हाफ म्यू टाइम्स V0 स्क्वायर, जहाँ पर V0 होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम जो आपका बनेगा दैट इज कुछ इस तरह से। अगर इसको V1 दिया, इसको V2 दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है ये। तो वो बनेगी हाफ म्यू टाइम्स V1 माइनस V2 का स्क्वायर, क्योंकि ये V रिलेटिव है। V रिलेटिव इज V1 माइनस V2 का स्क्वायर, नॉट सॉरी V1 माइनस V2। तो म्यू टाइम्स V1 माइनस V2 का स्क्वायर, म्यू की वैल्यू क्या होगी? ये रिड्यूस्ड मास। तो आप इसको लिख लीजिए वर्ड्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass frame is half mu times v relative का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे निकाला है? डेरिवेशन आप फिर से चेक कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, दोनों की वेलोसिटी लिख लीजिए। कैसे लिखते थे? रिलेटिव मोशन वाले में याद करिए, VCM को पलट के दे दीजिए दोनों को, ठीक है। तो एक की आगे की तरफ इतनी हो जाएगी, एक की पीछे की तरफ इतनी हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख लीजिए, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। V1C V2C आपने निकाल रखा है, डाल दीजिए। व्हेन यू सॉल्व यू गेट दिस फॉर्मूला। अब चूंकि ऊपर सिर्फ V0 दिया था तो हमने V0 निकाला है, पर असल में ये V0 ना होकर V रिलेटिव होता है। तो अगर प्रॉब्लम में आपको V1 V2 दोनों दिया है तो व्हाट यू विल डू इज यू टेक V1 माइनस V2, राइट। या V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगाए सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास क्या होता है? रिड्यूस्ड मास होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और V रिलेटिव क्या होगा? V1 माइनस V2। हाफ म्यू रिड्यूस टाइम्स V रिलेटिव का स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के। इस डायरेक्ट फॉर्मूला पे अगर आपको क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, तो आप झटाक से निकाल दीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप
आपको अलग से ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के दोनों की वेलोसिटी निकालें। आपको क्या करना है, रिलेटिव निकालना है इनिशियली V1 V2 का और रिड्यूस मास ले लेना है। तो जो ये टर्म आएगा वही आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बस आपका ये टाइम बचाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका बनता है कि V1 V2 दे दिया, M1 M2 दे दिया और पूछा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखिए, तो आप पूरी चीज़ें कैलकुलेट ना करें, सिंपली ये फॉर्मूला डाल के निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्स एंड मिन स्पीड ऑफ बोथ द मासेस। ओके, देखो सबसे पहले VCM लिखो। इसमें VCM क्या होगा, VCM को लिख लीजिए, ये वाला प्लस x मान लेते हैं। तो 2 किलो की 10 स्पीड इधर है, 2 इंटू 10, 3 वाले की इधर है प्लस 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाइए। ये क्वेश्चंस थोड़े से सोच के करने होते हैं। एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों की V1C V2C लिख लीजिए, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 2 kg। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इस समय जब 10 मीटर सेकेंड आगे की तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसकी आगे की तरफ हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। V2C इसको मान लेते हैं। V1C कितना लिखेंगे, पीछे की तरफ 5 है, सेंटर ऑफ मास की इधर 6 है, तो इसकी इधर हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी स्पीड 6 है, ये 6 से आगे जाता जाएगा। ओके, फिर ये पलटेगा। आपको देखना होगा इसकी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये 6 पलट रहा होगा और इसमें अभी इस डायरेक्शन में इसकी 6 है, इसकी इस डायरेक्शन में 9 है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की भी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो पहले 3 kg की बात कर लेते हैं। ठीक, मैक्स देखिए कितनी होगी, मैक्स होगी जब 6 पलट जाएगा और 1 भी इससे जुड़ जाएगा, तो 6 + 1 आपकी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम होगी इसकी सेंटर ऑफ मास, ये 6 डायरेक्शन, इसकी इधर की डायरेक्शन में जब 6 रहेगा और सेंटर ऑफ मास इधर 1 है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी आएगी 5 पीछे की तरफ, तो -5 लिख लीजिए। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए अभी क्या है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारी वेलोसिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये 6 का कभी इधर रहेगा और 6 जब पलटेगा तो इधर, क्योंकि एसएचएम कर रहा होगा अभी ये मासेस, तो ये ज़्यादा अच्छे से एसएचएम में समझ में आएगा। पर आप ये समझिए कि ये V1C से भी जा रहा है, फिर V1C से लौटेगा भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। आपको मैक्स और मिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जब इधर 6 इसका पीछे की तरफ होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, -6 + 1 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि कन्वेंशन के साथ लेनी है, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये पलट के इसी डायरेक्शन में 6 जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास भी 1 से चल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे स्पीड पूछे मैक्स और मिन, तो स्पीड तो मैक्स आपकी 7 हो जाएगी, मिन कितनी होगी, मिन देखिए ध्यान से, अगर रेंज -5 to 7 है तो मिन स्पीड 0 होगी। ध्यान रखिए, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो कहीं तो 0 हो रहा होगा। ठीक, क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले वेलोसिटी लिख लेनी है। अब ये एसएचएम करेगा, जब इधर 6 से चल रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, दिस 6 और ये -1, क्योंकि आगे की तरफ है तो -5 हो जाएगा। और जब पलट के 6 इधर ही आ जाएगा तो 6 + 1 हो जाएगा 7। ठीक है,
तो मैक्सिमम स्पीड आपकी 7 मीटर पर सेकेंड है, मिनिमम स्पीड 0 है। सिमिलरली 2 kg के लिए देखते हैं, आगे की तरफ 9 है तो मैक्स कितना हो जाएगा, 9 + 1 = 10 मीटर पर सेकेंड। मिन कितना होगा, जब 9 पीछे पलटेगा, 9 पीछे पलटेगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। -9 + 1 = -8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैक्स स्पीड हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड और मिन स्पीड कितनी होगी, 0, क्योंकि -8 to 10 रेंज है वेलोसिटी का, तो कहीं ना कहीं 0 हो रही होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है मैक्स एंड मिन स्पीड ऑफ बोथ द मासेस, तो 7 और 0 इसका होगा और 10 और 0 इसका होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी लिख लीजिए, उसी वेलोसिटी से एसएचएम कर रहा होगा, एक बार लेफ्ट साइड में लेना है, एक बार राइट साइड में लेना है, दोनों में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जोड़ दीजिए तो यू गेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर माइनस है मतलब पीछे की तरफ है, प्लस है आगे की तरफ है, डायरेक्शन चेंज होगी तो कहीं ना कहीं 0 आएगा, ठीक है। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी मैक्स और मिन मिल जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो उस केसेस में 0 अटेन होगा ही नहीं कभी, जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा मैक्स और मिन, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंशन बनता है मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन का प्रॉब्लम, कि आपको V0 दे दिया और पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन बताइए। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं स्प्रिंग वाले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रेफरेंस में बैठ के करेंगे तो धड़ाक से होंगे 2 लाइन में। फिर से क्या करिए, VCM निकाल लीजिए, V0 इसका दिया हुआ है तो M1 V0 + M1 + M2, फिर V1C निकाल लेते हैं हम लोग, V0 - VCM, तो M2 V0 ये आ जाएगा, V2C क्या हो जाएगा, VCM हो जाएगा। माइनस नहीं लिखा है मैंने क्योंकि डायरेक्शन यहाँ दिखाई हुई है। अब आप लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन, जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठते हैं तो दोनों मासेस एसएचएम कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला केस आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों की, 0। मैक्स कंप्रेशन होगा तब भी क्या होगी, वेलोसिटी दोनों की 0 हो जाएगी। ध्यान रखिए स्प्रिंग ऐसे ही एसएचएम करती है, वेलोसिटी से कुछ बढ़ते हुए जाती है, बढ़ते हुए जाती है, फिर एक मैक्सिमम एक्सटेंशन में जाके दोनों मासेस रुक जाते हैं, फिर वापस अंदर आना शुरू करते हैं, कंप्रेस होते होते एक जगह पे जाके रुकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पॉइंट पे, वहाँ वेलोसिटी फिर से 0 होती है और फिर पलटते हैं डायरेक्शन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों के केस में वेलोसिटी 0 हो जाती हैं। तो मैंने ये कुछ इस तरह दिखाया है कि जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठेंगे, ध्यान रहिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ अभी, एसएचएम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेफरेंस में हो रहा है। तो M1 की V1C अंदर की तरफ दिखाई है, M2 की V2C प्राइम अंदर की तरफ दिखाई है और दोनों को 0 लिखा है। एक्सटेंशन के लिए V1C बाहर की तरफ दिखाया है, V2C बाहर की तरफ दिखा है और दोनों को 0 लिखा है। अंडरस्टूड। एक्सटेंशन में बाहर जा रहे थे और अचानक रुक गए। तो एट मैक्स कंप्रेशन और एक्सटेंशन वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0। तो अभी तक मैंने जो आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कैसे कंजर्व कर, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रहे थे, अब उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है बेसिकली। तो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W स्यूडो इज इक्वल टू डेल्टा ई। क्या W एक्सटर्नल है कोई, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव नहीं, सूडो नहीं, ठीक है। हमारा कोई सूडो नहीं है क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लगा रखा है। तो ये तीनों 0 होंगी तो आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। अच्छा, ई इनिशियल क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है। M1 V1C स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2C स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी M1 की इनिशियली 0 है प्लस इसकी भी 0 है, ठीक है। स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मास की नहीं होती, स्प्रिंग की होती है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग
इज इक्वल टू 0। तो ये टाइम लेफ्ट वाला एनर्जी का इनिशियल टर्म होगा। फाइनल आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो भी केस है उसको x मान लीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। x मैंने लिखा है मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन, दोनों के लिए सेम इक्वेशन बनेगी, आप देख सकते हैं। जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा वही मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठे हैं आप। ठीक है, x इज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहां से आप सॉल्व फॉर x, इस इक्वेशन से सॉल्व फॉर x कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ हाफ काट दीजिए, m1 बाई के v1c का स्क्वायर प्लस m2 बाई के v2c का स्क्वायर होल की पावर 1/2। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। v1c और v2c आपने इनिशियली निकाल रखे हैं, सेंटर ऑफ मास में दोनों की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम कंप्रेशन। मैंने आपको सिखा दिया कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैसे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं सिस्टम की, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कैसे मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ के मासेस की वेलोसिटी निकाल के उनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिर कैसे मैक्स और मिन वेलोसिटी निकालते थे। सारी चीज़ें तीनों मैंने आपको सिखा दी। अब वो वाला केस लेते हैं जब फोर्स लग रहा हो, तो वो भी देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी है, बस इस बार एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, इस बार एक ACM का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे F1 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, तो सबसे पहले ACM निकाल लीजिए, डेल्टा F अपॉन M1 प्लस M2, और इसका डायरेक्शन आगे की तरफ मान लेते हैं। तो F2 माइनस F1 किया है तो मैंने आगे की तरफ लिया है। तो एनालिसिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका ACM आगे की तरफ हो गया। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे सूडो फोर्स। ठीक है, देखिए M2 पे आगे F2 लग रहा है और M2 ACM सूडो पीछे लगेगा क्योंकि ACM आगे की तरफ है। सिमिलरली M1 पे F1 पीछे लग रहा है और सूडो फोर्स M1 ACM पीछे लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्सेस लगेंगे दोनों पे। अब आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन इस वाले केस में, तो आप मान लीजिए कि ये x1 चला इस प्रोसेस में और ये x2 चला इस प्रोसेस में। ठीक, M1 जो है x1 डिस्टेंस मूव किया, M2 x2 डिस्टेंस मूव किया मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रखते हैं। तो एट मैक्स एक्सटेंशन x1 इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय M1, M1 कितनी डिस्टेंस चला x1 और x2 कितनी डिस्टेंस चला M2। तो अगर मैं x1 प्लस x2 निकाल लूँ तो दैट विल बी माई मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन बिकम्स x1 प्लस x2। बस अब आप इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, WD एक्सटर्नल प्लस WD नॉन कंजर्वेटिव प्लस WD सीडो इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। WD एक्सटर्नल पहले क्या लिखेंगे तो वो देख लेते हैं। F2 ने कितना वर्क किया, x2 का वर्क किया। ठीक, F1 ने कितना वर्क किया, F1 x1 का किया। दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है F1 x1, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो F2 x2 प्लस F1 x1 मैंने WD एक्सटर्नल लिख लिया। नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स नहीं तो 0 हो जाएगा। सूडो का वर्क डन लिख लीजिए, इस पे M2 ACM पीछे लग रहा है और x2 आगे की तरफ है, तो माइनस M2 ACM x2 होगा, माइनस M2 ACM x2 होगा। इस पे M1 ACM पीछे लग रहा है, x1 भी पीछे है, तो कितना हो जाएगा M1 ACM x1 प्लस में। बस इन तीनों टर्म को यहाँ डाल दीजिए। ई फाइनल कैसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और
पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ के मैक्सिमम एक्सटेंशन का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो है, ऑलराइट। हो सकता है आपको प्रॉब्लम में यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी दे दे, अगर भी इनिशियल वेलोसिटी भी दे देता है तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में उसको ले लेना, पर मुझे नहीं लगता इतना टफ करने वाले हैं वो कि फोर्सेस भी दें वेलोसिटीज भी दें, तो उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सारी एनालिसिस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तभी सूडो का कॉन्सेप्ट ही आया है, ठीक है, नहीं तो सूडो ही नहीं होता। ग्राउंड फ्रेम में कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग की सारी प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होंगी, ठीक है। तो अब यही सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दीजिए इस इक्वेशन में, इसमें सारी वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है, स्टार वाले इक्वेशन में। तो बन जाता है लंबा सा इक्वेशन F2 x2 प्लस F1 x1 प्लस M1 ACM x1 माइनस M2 ACM x2 इज इक्वल टू हाफ K x1 प्लस x2 का स्क्वायर। चीज़ें x2 x2 वाले एक पास ले लीजिए, ठीक है। ACM की वैल्यू डाल दी है मैंने, तो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का इक्वेशन सिंपल सा बन जाएगा ये, कि M2 F2 प्लस M2 F1 M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स x2 प्लस x1 टाइम्स 1/2 K x1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप x1 प्लस x2 निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 2M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई K भी कर लीजिए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक x2 प्लस x1 से स्क्वायर चला जाएगा, 2/K इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस बिकम्स मैक्सिमम एक्सटेंशन। सिमिलरली मैक्सिमम कंप्रेशन भी आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। उसमें भी क्या इक्वेशन हमारी सेम बनेगी, लेकिन उसमें x1 x2 आपको अलग डायरेक्शन में लेना होगा, ठीक है। दिस इज मैक्स एक्सटेंशन फॉर मैक्स compression, take x1 and x2 in opposite direction, ठीक है। जैसे कि ये था मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, मान लीजिए ये x1 इधर चला और ये x2 इधर चला, ठीक है। तो मैक्स कंप्रेशन इस केस में हो जाएगा, मैक्स कंप्रेशन हो जाएगा x1 प्राइम प्लस x2 प्राइम, ठीक है। इसकी इक्वेशन आप अलग से लिखेंगे, क्या चीज़ चेंज होगा, वर्क डन बाई सूडो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसके इक्वल मत लिख देना मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, वो आपको निकालना है होमवर्क, और इसको आंसर करके आप बताएंगे, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी कैसे करना है, ठीक है। आई होप यू कैन सॉल्व इट। बस आपको x1 x2 की डायरेक्शन लेनी है, तो वर्क डन बाई सूडो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सूडो की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी पहले जैसी, x1 x2 अब बदल गए हैं। तो प्लीज़ सॉल्व इट और आंसर करके बताइए। आज का लेक्चर यहीं तक, चलो फिर बाय बाय।